नमस्कार, मैं हूं मोनिका सिंह और आप देख रहे हैं सवाल 10 बजे। रूस और यूक्रेन के बीच जारी भीषण युद्ध के बीच अब दुनिया के नक्शे पर जंग का एक और नया और बेहद खतरनाक मोर्चा खुलता हुआ नजर आ रहा है। इस बार ये टकराव सिर्फ पूर्वी यूरोप तक सीमित नहीं है, बल्कि बर्फ से ढके आर्कटिक से लेकर एशिया प्रशांत तक फैल गया। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने पश्चिमी देशों और नेटो के खिलाफ अब तक का सबसे बड़ा मोर्चा खोल दिया है। पुतिन ने साफ और सख्त लहजे में चेतावनी दी है कि अगर एशिया प्रशांत क्षेत्र में नेटो का विस्तार बंद नहीं हुआ तो इसके नतीजे पूरे विश्व के लिए बेहद खतरनाक और विनाशकारी होंगे। पुतिन का सीधा निशाना इस बार जापान और अमेरिका की जुगलबंदी पर है। रूस का आरोप है कि जापान की धरती पर अमेरिकी हथियारों और घातक टॉमहॉक क्रूज मिसाइल्स की तैनाती की जा रही है, जो रूस की सुरक्षा और उसकी सीमाओं के लिए सीधा खतरा है। पुतिन ने चेतावनी दी है कि रूस अपनी सीमाओं के पास पश्चिमी ताकतों का ये घेरा किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करेगा। बात सिर्फ जमीन और हवा की नहीं है, बल्कि समंदर में भी बारूद की गंध तेज हो गई है। यूरोपीय देशों पर भड़कते हुए पुतिन ने आरोप लगाया कि वो रूसी व्यापारिक जहाजों को जब्त कर रहे हैं। पुतिन ने इसे साफ तौर पर आधुनिक पायरेसी यानी समुद्री डकैती करार दिया है। साथ ही करारा जवाब देने की धमकी दी है। लेकिन सबसे चौंकाने वाला खुलासा अमेरिकी खुफिया एजेंसीज की रिपोर्ट में हुआ है। इस रिपोर्ट के मुताबिक पुतिन नेटो के सबसे शक्तिशाली रूल आर्टिकल 5 की परीक्षा लेने की तैयारी में है। यानी रूसी सेना बाल्टिक देशों या पोलैंड की सीमा पर कोई सीमित सैन्य घुसपैठ या बड़ा साइबर अटैक कर सकती है, जिससे यह देखा जा सके कि किसी एक देश पर हमला होने पर पूरा नेटो एकजुट होकर लड़ता है या ताश के पत्तों की तरह बिखर जाता है। आज के सवाल है, क्या दुनिया एक और भयानक महायुद्ध की कगार पर आ खड़ी हुई है? क्या एशिया प्रशांत अब अमेरिका और उसकी ताकत की नुमाइश का नया अखाड़ा बनने जा रहा है? नेटो एशिया में अपने झंडे वाले नए सदस्य नहीं बना रहा, लेकिन 4 बड़े साझेदारों के जरिए हिंद प्रशांत में अपनी रणनीतिक मौजूदगी और सहयोग लगातार मजबूत कर रहा है। अब जरा ये मैप देखिए। इस मैप के जरिए आपको स्थिति बताने की कोशिश कर रहे हैं कि एशिया में किस तरीके से नेटो की जो घुसपैठ है वो लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही है। ये आप देश देख रहे हैं कि किस तरीके से यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, दक्षिण कोरिया, जापान, और लगातार रूस ये कह रहा है कि जिस तरीके से ये मौजूदगी यहाँ पर बढ़ रही है, चाहे हम दक्षिण कोरिया की बात करें या फिर हम ऑस्ट्रेलिया या फिर जापान की बात करें, कहीं ना कहीं ये जो प्रभाव है वो यहाँ पर बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। और सीधे तौर पर रूस इसे अपने लिए खतरा बता रहा है, सीधे तौर पर नहीं, लेकिन यहाँ पर रूस ने इस मौजूदगी को नकारा नहीं है। और ऐसे में कहीं ना कहीं नजर आ रहा है कि नेटो किस तरीके से अपनी घुसपैठ को बढ़ा रहा है। अब जरा देखिए, आपको दूसरे मैप के जरिए बताते हैं एशिया में नेटो की बढ़ती घुसपैठ कैसे इशारा कर रही है। जापान का जिक्र करें, दक्षिण कोरिया की बात करें, ऑस्ट्रेलिया की बात करें, न्यूजीलैंड की बात करें। अब यहाँ पर जिस तरीके से रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा है कि अगर नेटो रूस की तरफ निगाह टेढ़ी करेगा तो रूस भी चुप नहीं बैठेगा और निश्चित तौर पर वो पलटवार करेगा। कैसे करेगा? किसी भी देश पर कर सकता है। वर्ल्ड मैप की चारों दिशा में कनेक्टिंग लाइन भी आपको बता रहे हैं कैसे भी अटैक हो सकता है। ये साइबर अटैक हो सकता है या फिर मुमकिन है कि सैन्य मौजूदगी के जरिए। इसी पर ज्यादा डिस्कशन के लिए हमारे साथ खास मेहमान जुड़ रहे हैं, करके तारुफ करा देती हूँ। ग्रुप कैप्टन आशीष साय, रिटायर्ड रक्षा विशेषज्ञ, कमांडर डॉक्टर भूषण दीवान, रिटायर्ड रक्षा विशेषज्ञ, डॉक्टर DK गुप्ता, विदेश मामलों के जानकार। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। पहले रुक कर लेते हैं साई साहब का। साई साहब, आप किस तरीके से देख रहे हैं ये जो पुतिन ने नेटो को खुली चेतावनी दी है, इसे आप किस तरीके से देखें? क्या एक नए सिरे से चिंता जो है वो शुरू हो जाएगी वैश्विक पटल पर? जैन मोनिका, हम 2 चीजों को मिक्स कर रहे हैं। एक, पुतिन का अपनी एक मिसाइल फ्रिगेट पे इनॉग्रल जर्नी, उस वक्त उनके द्वारा दिया गया एक एड्रेस जिसमें उन्होंने खुलकर अपने कुछ कंसर्न्स बताए हैं, जिसको कि अगर हम क्रिप्टिक तरीके से पढ़ें तो एक जापान का लार्ज इन्फ्लुएंस ओवर सर्टेन एरियाज, जिसको रशिया अपना इकोनॉमिक जोन मानता है पानी के अंदर, उससे वो नाराज है। और दूसरा, यूरोप का, नॉट नाटो, यूरोप का कुछ एक्टिविटीज जो रशियन फ्लैग्स के अंडर अफ्रीकन शिप्स
कार्गो कैरी करती हैं रशिया के लिए या रशिया से बाहर बिक्री के लिए, टू अवॉइड द सैंक्शंस ऑन रशिया। यूरोपियन यूनियन ने रशिया के ऊपर यूक्रेन युद्ध को लेकर कुछ सैंक्शन लगाए हुए हैं, ये सामान आप नहीं खरीद सकते, बेच सकते। तो उसको अवॉइड करने के लिए रशिया कुछ दूसरे कंट्रीज के रजिस्टर्ड शिप्स को यूज करता है, घोस्ट शिप्स बोले या गलत तरीके से फ्लैग लगा के, और इसको यूरोपियन यूनियन ने चैलेंज किया है। इस बात को लेकर पुतिन खासा नाराज है और उन्होंने अपनी मसल फ्लेक्सिंग का धमकी दिया है कि हम इस पे चुप नहीं बैठेंगे। इसमें कुछ कंट्रीज नाटो के भी हो सकते हैं, लेकिन आपके दर्शकों के लिए ओपनिंग में मैं ये बताना चाहूंगा कि नाटो इज टूथलेस। वो अपना एक स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का इंटरेस्ट नहीं बचा पाए, अपने अलायंस पार्टनर के साथ अमेरिका के साथ नहीं आए। ये लेवल है उनकी नेवी का कि एक छोटा सा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जिसपे ईरान ने कब्जा कर रखा, उसको नाटो की दो तीन मेजर कंट्रीज जिनके पास बहुत हैवी नेवल प्रेजेंस है, इंक्लूडिंग फ्रांस एंड इंग्लैंड, वो उसको क्लियर नहीं करा पाई। आज की एक सच्चाई है मोनिका। और दूसरी तरफ जी जी, तो फिर हम वापस प्लीज कंटिन्यू जी। और दूसरी तरफ ये जो एनएसआर की हम बात कर रहे थे, नॉर्दर्न सी रूट, ये अपने फ्यूचर के लिए रशिया एक नया रूट जो कि बहुत डिफिकल्ट और बहुत कॉस्टली रूट, क्योंकि तो इसमें बर्फ जमी रहती है इस पूरे रूट में, जो पूरे रशिया से आर्कटिक होते हुए जापान के साइड में आने की कोशिश कर रहा है। काफी लंबा समय से ये रूट रशिया ने डिक्लेयर किया हुआ, क्योंकि इसका ज्यादातर पोर्शन रशियन कोस्ट के साथ है और वो इसके बॉस हैं, उनको इसके लिए किसी से परमिशन लेने की जरूरत नहीं है। तो एक वो इनका मुद्दा चलता रहता है। हमें ध्यान देने की बात ये होगी कि ये नाटो के साथ ये जो लड़ाई का डिक्लेरेशन है, ये अमेरिकी खुफिया सूत्रों ने वॉल स्ट्रीट जर्नल को बताया है, जो अमेरिका की सबसे गद्दार मीडिया हाउस है, एंटी रिपब्लिकन है, बहुत लिबरल माइंडेड कहते हैं, वैसे लेफ्ट लीनिंग लोग हैं। उन्होंने बोला है कि खुफिया एजेंसियों ने यह बताया कि रशिया नाटो, क्योंकि इनका एक वेस्टेड इंटरेस्ट है रिपब्लिकन्स को मिड टर्म में हराने का, और इस तरह के लीकेजेस वो करते हैं ताकि ट्रंप या उनकी संस्थाएं वीक फील हो। ये रियलिटी है कि बाइडेन या इवन ओबामा के समय से सीआईए हो या पेंटागन हो, उसमें लेफ्ट लीनिंग, यानी आपके हिसाब से नेटो कोई चुनौती नहीं है रशिया के लिए मौजूदा वक्त में, जैसे कि आपने जिक्र किया कि होर्मुज नहीं बचा पाए। दीवान जी, आपका क्या एनालिसिस है इस पर? ये पुतिन टेस्टिंग कर रहे हैं कहां तक नेटो कट्ठी खड़ी होती है, और जहां तक नेटो की एग्जिस्टिंग एबिलिटी है वो इकट्ठे हो रहे हैं, मेरी समझ में इकट्ठे हो रहे हैं, डेवलपमेंट कर रहे हैं, अपना ओल्ड डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स रिवाइव कर रहे हैं। वो ये भी चाहते हैं कि भाई इसमें एक बड़ी अच्छी चीज़ मैं देख रहा हूँ, जो हालांकि आपका सवाल नहीं है, मेरी समझ में काफ़ी स्कोप है। जो यूरोप के साथ एफटीए हमारा हुआ है, वो डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग का इंडिया को भी फायदा मिल सकता है, क्योंकि इंडिया ने डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग में काफ़ी डेवलपमेंट कर रहा है, और रूस के साथ भी वेपन्स ब्राह्मोस डेवलप किया है, और भी इसराइल के साथ भी कर रहा है। तो आने वाले समय में हमारे लिए बड़ी अच्छी इकोनॉमिक और मिलिट्री स्ट्रेटजिक अपॉर्चुनिटी है, ये करें। पर ये पक्की बात है जिससे यूक्रेन में बढ़त ले रहा है रशिया, उसको कोई रोक नहीं पाया। तो रूस के मन में ये है, पुतिन के मन में एक ख्याल है, इनको टेस्ट किया जाए, नंबर 1। नंबर 2, ये बात बड़ी क्लियर है, जापान बड़ी दुविधा में है, क्योंकि अमेरिका का जो न्यूक्लियर अम्ब्रेला है उससे जापान खुश नहीं है। जापान के ऊपर और जर्मनी के ऊपर जब से मार्शल प्लान बना है, मार्शल प्लान क्या है, अमेरिका ने लगाया था एक्सेस पावर्स पे। एक्सेस पावर्स कौन थे जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर में हार गए थे? जर्मनी, जापान और इटली। इटली तो बड़ा मेजर नहीं है, तो ये इनके ऊपर आप अपनी फौज नहीं रखेंगे। जापान के पास लिमिटेड फौज है, जर्मनी के पास भी लिमिटेड है, पर वो बढ़ा रहे हैं, खुद भी इंडिपेंडेंस फौज की करना चाह रहे हैं। तो इसके चलते ये चंद सालों की बात है कि रूस के साथ भी ये जो है मिलके उसको चेकमेट करेंगे रूस को, तो उसको टेस्ट कर रहा है। और सबसे बड़ी बात इसमें ये है, आपको पता है सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जापान तो नागालैंड तक आ गया था। हमारे सुभाष चंद्र बोस ने नया तिरंगा झंडा नागालैंड में फैलाया था, और पूरा चीन को, मलेशिया को, साउथ ईस्ट एशिया को कवर करके और इंडिया के बॉर्डर पे आ गया, तब जाके सीज फायर जब हुआ था सेकेंड वर्ल्ड वॉर में। पुरानी हिस्ट्री है, वो मिट्टी नहीं है। और ताइवान भी जो है उस टाइम काफी नेचुरली कंट्रोल में था जापान के, जब पूरा कवर ही कर लिया। तो इन बातों के चलते रूस जो है, और रूस का एक और एंगल है, ये हमारी पृथ्वी जो गोल है, जो नॉर्थ पोल है, पूरे नॉर्थ पोल में 50% नॉर्थ पोल में रूस फैला हुआ है। तो ईस्ट में क्या है, चाइना का, जापान का थ्रेट है, वेस्ट में क्या, नेटो का थ्रेट है।
और नंबर 1, नंबर 2, ये आप देखना आने वाले समय में जो पोलर शिपिंग, वहां से मिसाइल लॉन्च भी पोलर पोल से, अब अलास्का के ऊपर और अमेरिका के ऊपर मच बेटर है मिसाइल लॉन्च बेसिस जो नॉर्थ पोल में बन रहे हैं। और रशिया के पास कई शिप्स हैं, आइस ब्रेकिंग शिप्स, 40-42 शिप्स हैं, और नेटो के पास इतनी नहीं है। तो ये स्ट्रेंथ की डिफरेंसेस की वजह से भी तकलीफ आती है। जब स्ट्रेंथ ज्यादा होती है एक की, वो दूसरे को दबाना चाहता है। ये पक्की बात है, आप देख लेना अगले साल में फुल स्केल वॉर रशिया नेटो पे करे, यूरोप पे करे, ऐसा नहीं होगा। पर टेस्टिंग अभी भी आपको मालूम है, ये छोटा जो सा बता दूं टेस्टिंग मैं का आपको, आप लास्ट जिक्र पॉइंट। कर रहे हैं दीवान जी, मैं डॉक्टर गुप्ता से ये सवाल लूंगी, ये जो टेस्टिंग का जिक्र यहाँ पर दीवान जी कर रहे हैं, सबसे ज्यादा खतरा, क्योंकि रशिया ये कह रहा है कि कोई भी, डॉक्टर गुप्ता का शायद कनेक्शन टूट गया है। डॉक्टर गुप्ता, कैन यू हेयर मी? डॉक्टर गुप्ता, यहाँ पर पुतिन की तरफ से कहा गया कि किसी भी जहाज को अगर हमारे छुआ तो अंजाम अच्छा नहीं होगा। आप नेटो के किस कंट्री पर वो अटैक करेंगे ये नहीं, लेकिन कहीं पर भी हमला जो है उनके द्वारा किया जा सकता है। आपको ऐसे में क्या लग रहा है, सबसे ज्यादा खतरा किस देश पर हो सकता है? पोलैंड? जी मोनिका जी, आप सभी लोग को नमस्कार। देखिए, एक चीज दीवान स्वाभाविक है कि कोई भी राष्ट्रपति होगा या कोई भी राष्ट्रपति या कोई भी होगा, वो जरूर बोलेगा कि अगर हमारे जहाजों पे अगर कोई थ्रेट आएगा तो हम उसको रिएक्ट करेंगे। ये स्वाभाविक है, छोटा देश भी बोलेगा, पुतिन तो बड़ी शक्ति है। और यहाँ पे इस चीज को देखिए, अगर बिडेन का शुरुआती दौर देखेंगे, जब बिडेन प्रेसिडेंट बने थे, उन्होंने मैं उसको अक्सर मैं बोलता रहता हूँ कि अमेरिका की थ्योरी, वार की थ्योरी इस समय नहीं है। मतलब वो वार नहीं चाह रहा है, वार से बचा है। वो ज्यादातर जगह से अपनी फौज को विड्रॉ किया है, चाहे उसको दुनिया चाहे कुछ भी बोले, चाहे अफगानिस्तान, हर जगह से विड्रॉ किया, क्योंकि उसको जो सेटबैक हो रहा था फाइनेंशियल एरेना में, उसको वो जरा कवर करना चाह रहा था। उसी समय सबसे ज्यादा इंपैक्ट जो बिडेन ने सबसे बड़ा इंपैक्ट डाला, जो रसिया ने चुपके से पूरे अंटार्कटिका में अपने एनर्जी सोर्सेज, अपने स्ट्रेटेजिक बेसेस और अपने जो रूट्स वगैरह क्रिएट किए, दुनिया का सबसे बड़ा आइस ब्रेकर उन्होंने अपना एक वहां पे तैनाती कर रखी है। तो रसिया का एक प्रकार से बहुत अच्छा ग्रिप है अंटार्कटिका पे, तो उस पर ध्यान बिडेन का पहली बार गया था और उन्होंने उसको इंगेज करने की कोशिश की। उसी क्रम में फिनलैंड वगैरह जो नॉर्डिक कंट्री, उनको लाया गया नाटो के अंदर, ताकि नजदीकियां नाटो की अंटार्कटिका और रसिया की तरफ बढ़े। और इसी क्रम में देखिए तुर्की है, ये सब देश हैं, तो कोशिश की गई और डिप्लोमेटिक तरफ से भी कोशिश की गई कि किस तरह से इसको घेरा जाए। जैसे ऑस्ट्रेलिया में बड़ी कोशिश की गई, ऑस्ट्रेलिया प्रधानमंत्री ट्रंप के जो चाहते थे वो नहीं बन पाए, जापान में जो चाहते थे वो नहीं बन पाए। तो ऐसे घटनाक्रम थे जिसमें कि भविष्य में रोका जाए पुतिन को, खासकर पुतिन को, तब जब उनके बारे में समाचार आया कि ट्रंप को जिताना चाहते थे इंटेलिजेंस के थ्रू, जब उनको पता चला। तो ये परिणति जो है पहले ही क्रिएट कर दी गई थी रसिया के लिए। तो रसिया, अब यहाँ पे देखिए, दो धड़ा विश्व में हुआ करता था कभी। एक तो ये होता था कि जो फाइनेंशियल शिफ्ट था, जो इकोनॉमिकल शिफ्ट था, वो हमेशा दुनिया में कहीं न कहीं अटलांटिक शिफ्ट रहा है। मतलब आज भी देखेंगे तो दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी अमेरिका है, उसके बाद यूरोपियन कंट्रीज बहुत अच्छा कर रही हैं, क्योंकि लेबर इंसेंटिव मार्केट वो नहीं है, वो हमारे लेबर इंसेंटिव प्रोडक्ट को कंज्यूम करती हैं। इसीलिए चीन और भारत जो है वहां पे ज्यादा अपना जो है एक्सपोर्ट करते हैं। तो उसको शिफ्ट नहीं हम लोग अभी तक कर पाए हैं। उसमें चाइना बहुत अच्छा कर रहा है, 20 ट्रिलियन की इकोनॉमी हो चुका है। जापान, भारत अच्छा कर रहा है, साउथ कोरिया अच्छा कर रहा है। तो एक जो वेस्टर्न सोच पूरी दुनिया में है, ईस्टर्न और वेस्टर्न सोच, वो काम करती रहती है सत्ता के अंदर। वो चाहती है कि कहीं ना कहीं वेस्टर्न जो डोमिनेंस है वो बना रहे, चाहे इकोनॉमिकल हो चाहे स्ट्रेटेजिकल हो। स्ट्रेटेजिकल में हम पीछे चले गए हैं, इसमें कोई डाउट नहीं। रसिया जब से टूटा है, उसमें वो शक्ति नहीं रही कि हम एक हेजमोनी वर्ल्ड में क्रिएट कर सकें। पहले दो पोलर होते थे, अमेरिका और रसिया, लेकिन अभी नहीं। लेकिन इकोनॉमिकल शिफ्ट में अब चाइना, रसिया, ये सब आ रहे हैं, तो उसको दबाने के लिए टैरिफ, कहीं वार, तो कहीं बहुत सारी चीजें। और इसका परिणाम भी अमेरिका को मिला है। पिछले 3 साल के अंदर उसकी 3 से 4 ट्रिलियन इकोनॉमी बढ़ी है, और चाइना वगैरह की कम हुई है। भारत भी लगभग उसी लेवरेज पे है, ज्यादा बढ़ नहीं रही है, न ज्यादा कम हो रही है। बहुत वाइड इंफॉर्मेशन ये हो गई। एक बार लेट्स कम बैक टू दिस टॉपिक, एक बार स्ट्रेट ये बात करते हैं। दीवान जी का एक रिएक्शन जो छूट गया था, फिर मैं साई साहब के पास जा रही हूँ। देखिए, मैं बता रहा हूं आपको, मेन दुखती रग जो है पोलैंड, जो आपने सवाल पूछा, पोलैंड बोला भी आपने, बहुत अच्छा बोला आपने। पोलैंड की ज्योग्राफी ऐसी है, जैसे हमारी सिलीगुड़ी कॉरिडोर है, 25 किलोमीटर वाइड है। तो यहाँ पे पोलैंड और बेलारूस और पोलैंड के बीच में एक सवाल की गैप है, सवाल की SUWAL का सवाल की गैप। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर।
इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।